गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीक्वेंशियल लेक्चर्स में ये थर्ड लेक्चर है जहां हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन की। पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जब कभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना हो, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म समझनी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉन्डिंग समझना हो, तो उसके लिए सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी होनी ज़रूरी होती है। बिना केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, बॉन्डिंग का कंसेप्ट कैसे कैसे नए नए कंसेप्ट आते गए, उसके बारे में पिछले लेक्चर में आपसे बात हो चुकी है। और मैंने कहा भी था आपको कि इस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन पर खुलकर बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का जो नया कंसेप्ट डेवलप किया गया, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, वो हम जानेंगे कि बॉन्डिंग में वो कैसे रोल प्ले करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके टॉपिक चल रहा है ये, उसका सेकेंड लेक्चर देखेंगे तो आपको बॉन्डिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो पहले हम बॉन्डिंग को ही कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। उसी सिलसिले में हमने हाइब्रिडाइजेशन को सोचा कि एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन उतने ही हम लोग पढ़ेंगे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़रूरत होती है। कार्बन में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम sp3 तक जाएंगे। आपको sp3d, sp3d2, sp3d3 की बात भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पड़ता है। इसलिए उसकी बात जब हम इनऑर्गेनिक का बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ करें तो वो बेहतर है। वो यहाँ हम लोग उतने ही हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे जितने हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो मैं एक बार आपको एक रिकैप करा देता हूँ, एक बार याद दिला देता हूँ कि हम कहाँ आकर अटक गए थे। तो मैंने कहा था कि बॉन्डिंग जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेयरिंग, ओवरलैपिंग की बात किए थे। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात हम लोग कर चुके हैं। और फाइनली यहाँ पहुँचे थे कि अगर हम मीथेन में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो मीथेन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला जो ऑर्बिटल्स है वो 2 ही होगा, तो उसकी वैलेंसी 2 ही हुई ग्राउंड स्टेट में। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी मीथेन में 4 होती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। और तब देखिए कि एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इस तरह से 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए। और उन चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में स्थिति यही होगी, ये 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। तो अगर हम इस बॉन्डिंग को सही माने तो सपोज कीजिए कि अगर यह s ऑर्बिटल के साथ बना है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 बॉन्ड, तो ये तीनों जो होंगे 2, 3 और 4 एक जैसे होंगे क्योंकि वो p के साथ बने हुए हैं, और एक जो है 1 वो अलग होगा क्योंकि वह s के साथ बना हुआ है। तो वही मैंने यहाँ लिखा कि अगर इस कंसेप्ट को सही मानते हैं तो मीथेन में 2 तरह के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने चाहिए। 3 वैसे बॉन्ड्स होने चाहिए जो p ऑर्बिटल के साथ बने, कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ बने हैं, और एक वैसा बॉन्ड होना चाहिए जो कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ बना है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि जब बॉन्ड एंगल हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, अंदाज़ा लगाना चाहेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि p ऑर्बिटल्स जो होते हैं px, py, pz, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो कार्बन मीथेन में हम 2 बातों की आशा करते हैं कि पहला कि 2 तरह के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने चाहिए, और दूसरा कि जो बॉन्ड एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। लेकिन जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया गया मीथेन का, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में ये बताता है कि चारों के चारों बॉन्ड्स जो है वो एकदम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब एकदम एक जैसे हैं, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। तो आप देख लीजिए हमारा दोनों जो अंदाज़ा था वो गलत निकला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आने के बाद। तब इसको अब सही कैसे बनाया जाए, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अब बॉन्डिंग होने से पहले ऐसा कहा गया कि बॉन्डिंग होने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, और उन मिक्सिंग के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, वे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब बॉन्डिंग में भाग लेंगे।
एक बार फिर से दोहराता हूँ कि अब कंसेप्ट ये हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो भाग नहीं लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पहले मिक्सिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो एक एग्जाम्पल से समझिए ना, अब हम अपने सामान्य जीवन में जो घटनाएं घटती उसे जोड़ कर देख सकते हैं कि अलग अलग दिनों में अलग अलग खाना बनता है। सपोज कीजिए दाल बना, चावल बना, सब्जी बना, सब कुछ अलग अलग बना। एक ट्रेडिशन है शनिवार को लोग खिचड़ी बनाकर खाते हैं, तो सब कुछ मिला दिया। तो दाल चावल सब्जी जो अलग अलग बना है, उस दिन अगर आप दाल में से टेस्ट करेंगे तो दाल जैसा टेस्ट आएगा, चावल का टेस्ट चावल जैसा आएगा, सब्जी में से सब्जी का टेस्ट आएगा। लेकिन अगर सबको मिलाकर एक खिचड़ी बना दिया जाए तो उसमें किसी की आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। आप जहाँ से भी उठा के एक चम्मच खाएंगे टेस्ट एक जैसा ही आएगा। ठीक वैसे ही बात हो गई कि सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पहले मिक्सिंग हो गया, खिचड़ी बन गया। उसके बाद जो नए ऑर्बिटल्स बने उनमें किसी एक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, वो सारे के सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। और उसके बाद जो बॉन्डिंग होगी वो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को भी ओबे करेगा, सपोर्ट करेगा। तो हमें बात करनी है हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ वो मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, mixing of AOs having nearly same energy to give new orbitals। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं रहेगा, नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी घटना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी घटना को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एओज ये मिलते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। बॉन्डिंग इन्हीं से होती है, बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। केमिकल बॉन्डिंग जो होगी वो किसके साथ होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ होगी। तो सीधी सी बात हुई कि बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होनी है। तो मिक्सिंग अगर होगी तो दो तीन बातें यहाँ है जो ध्यान देने वाली है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी जिनका एटॉमिक एनर्जी सेम होता है। क्या होना चाहिए? सेम एनर्जी। अगर एकदम बराबर नहीं है तो लगभग बराबर होना चाहिए। जैसे यह s ऑर्बिटल है, यह p ऑर्बिटल है और यह d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो कहता है कि s और b का मिक्सिंग हो सकता है, ये अलाउड है, लेकिन s और d का मिक्सिंग अलाउड नहीं है क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उस तरह का मिक्सिंग अलाउड नहीं है। हाँ, s p और d हो तो ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, इसके थ्रू अलाउड है, लेकिन डायरेक्ट s का d के साथ मिक्सिंग अलाउड नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि बिना s ऑर्बिटल के, विदाउट इन्वॉल्विंग s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल को अगर आप इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है। बिना s ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं, s ऑर्बिटल का होना जरूरी है। उसके बाद कहता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, HO का मतलब मैंने लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हेडक्वार्टर्स मत समझ लीजिए इसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बराबर होता है नंबर ऑफ AOs अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे।
जैसे भी समझिए ना कि अगर 1 केजी दाल, 2 केजी चावल और 3 केजी पानी हमने मिलाया तो टोटल जो खिचड़ी बनेगा वो सबके सम के लगभग बराबर होगा ना। ठीक वैसे ही यहाँ अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इसका मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया है। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर भाग लेगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए कहा जाता है कि वे आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल इन ऑल द रेस्पेक्ट्स, ऑल द रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट देयर ओरिएंटेशन, एक्सेप्ट देयर ओरिएंटेशन। उनका झुकाव जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन वो उनकी एनर्जी, उनका शेप सब एक जैसा होता है। मतलब उनकी एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी, एनर्जी सेम होगी, उनका शेप जो है वो एक जैसा होगा, केवल उनका ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होता है। ओरिएंटेशन केवल डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। हो सकता है कि कोई ऊपर की तरफ हो, कोई नीचे की तरफ हो, कोई दाएं कोई बाएं, ये ओरिएंटेशन उनका झुकाव अलग हो सकता है, लेकिन बाकी होंगे सब एक जैसे। एक बात और समझ लीजिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 लोब होता है, उसमें 2 लोब्ड होते हैं, जिसमें से एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, ये प्लस और ये माइनस। आपको याद होना चाहिए कि जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्लस माइनस साइन देते हैं, वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी प्लस माइनस साइन दिया है। यहाँ ये प्लस माइनस साइन उसके वेव फंक्शन का साइन है। ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही हमें मिलता है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके लेवल की चीज़ नहीं है, आपको नहीं बताया जा सकता है। आप केवल मान लीजिए कि ये यहाँ ऐसा होता है। ये बड़ा लोब जो उसमें पॉजिटिव साइन और छोटे लोब में निगेटिव साइन होता है। जब हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम सुविधा के हिसाब से इस छोटे से लोब को इग्नोर भी कर सकते हैं, केवल एक लोब लिख सकते हैं उसका, और वो ऐसा लिख सकते हैं, केवल ये हम लिख सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक लोब से भी दिखा सकते हैं जिसमें प्लस साइन होगा हमेशा। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे सब इसी के जैसे होंगे, केवल साइज छोटा बड़ा हो सकता है। सपोज कीजिए कि एक s और एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में भाग लिया तो sp ऑर्बिटल बनेगा, तो साइज छोटा होगा। एक s और 3 p ने भाग लिया तो sp3 बनेगा, साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप इसी जैसा होगा, एकदम एक जैसा होगा। अब कहता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, चूंकि वे ऑर्बिटल्स हैं इसलिए उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हाईएस्ट पॉसिबल एंगल, बॉन्ड एंगल पे रहते हैं। तो कहेंगे कि टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, मैक्सिमम एंगल पर रहेंगे, जो उस मॉलिक्यूल को एक डिफिनिट शेप देता है, गिव्स द शेप टू द मॉलिक्यूल, टू द मॉलिक्यूल। वह उस मॉलिक्यूल को एक डेफिनिट शेप देता है। एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड। वो केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा जब कभी बनेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो अब देखते हैं कि हाइब्रिडेशन के टाइप्स कितने तरह के हो सकते हैं, कौन कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम इस लेक्चर में उतने ही हाइब्रिडेशन की बात करेंगे जितने की ज़रूरत हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए है। हम बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, हम केवल उतनी ही बात करेंगे जितने से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग हम समझ पाएँ। तो मैंने कहा कि पहले ही कह दिया आपको कि हाइब्रिडेशन का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होनी है। और एक और भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स
हाइब्रिडेशन में भाग लेंगे, मिक्सिंग में भाग लेंगे, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे भी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने लिख दिया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, जिसमें पहला हाइब्रिडेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडेशन में हुआ एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, px py pz में से कोई भी अगर भाग लेता है तो बनाएगा 2 sp। यहाँ 2 sp क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं, इसलिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, जिसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होगा। अब ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले आपको, उनका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना डिग्री के एंगल पर हो सकता है। देखिए सपोज कीजिए कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है हमारे पास, तो ये दोनों एक दूसरे से कितना डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकते हैं। देखिए तो 180 डिग्री पे रह सकते हैं। अगर 180 डिग्री से थोड़ा भी एंगल कम हुआ तो इनके बीच का डिस्टेंस घटेगा, तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो बस हमें ये कह देना है कि ये एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। तो देखिए ये इसका छोटा लोब, ये इसका छोटा लोब, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका जो शेप होगा लीनियर। 180 डिग्री किसका होता है, एक स्ट्रेट लाइन का, तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। तो आप यूँ समझिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया, इसका मतलब है कि उसमें बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री और उसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा। हमेशा ये बात याद रखना है। दूसरा हाइब्रिडेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके नाम से ही जाहिर है कि एक s ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ है तो बना है 3sp2। 3sp2 बनेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल s है और 2 p है, तो दोनों मिलाकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से एक का शेप होगा ऐसा। बताया था आपको, शुरू में ही बता दिया है कि सबका शेप एक जैसा होता है। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनका ओरिएंटेशन मैक्सिमम एंगल पे कैसे हो सकता है, ये देखिए। ये छोटा लोब मैंने बना दिया है इसको, माइनस माइनस माइनस। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ये तीनों ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप छोटे लोब को छोड़ भी सकते हैं। मैंने कहा भी था शुरू में कि छोटा लोब को इग्नोर किया जा सकता है। तो ये जो शेप है, अब देखिए इन तीनों के वर्टेक्स को मिला दिया जाए तो बना है ना ट्रायंगुलर। तो इसमें बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इसका शेप जो है वो हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन निकाला और हाइब्रिडेशन अगर sp2 आ गया तो हम तुरंत कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल का शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नाम से ही जाहिर है कि एक s होगा और 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और उनमें से एक का शेप ऐसा होगा। आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा होता जाएगा, बाकी शेप तो एक ही रहेगा। अब इन चारों sp3 का पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है। पॉसिबल अरेंजमेंट, तो देखिए अगर पॉसिबल अरेंजमेंट हम कहें एक प्लेनर, मतलब प्लेन में कैसा स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा हम एज्यूम कर सकते हैं कि नॉन प्लेनर कैसा शेप होगा। नॉन प्लेनर, तो प्लेन में तो कहता है कि स्क्वायर प्लेनर जैसा हो जाएगा, एक स्क्वायर का हो गया और उसके चारों कॉर्नर्स पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये मैंने छोटा वाला लोब को छोड़ दिया, आप समझ गए होंगे। तो अगर ऐसा शेप हुआ तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और इसका शेप का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर,
दूसरा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में कहता है, ये ट्रिगोनोमेट्री से आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ है नहीं, बस आपको सूचना दे देना है और वही आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ सेंटर में है, एक लोब को छोड़कर एक यहाँ है, इसको छोड़कर एक यहाँ होगा, इसको छोड़कर एक यहाँ होगा और फिर इसको छोड़ के एक यहाँ होगा। ये स्ट्रक्चर है जिसको आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, इसमें 4 ट्रायंगुलर फेस हो जाते हैं। यहाँ जब ट्रिगोनोमेट्री से बॉन्ड एंगल निकाला जाता है तो 109 डिग्री 28 मिनट, और शेप जो है वो 4 ट्रायंगुलर फेस है इसका, इसलिए टेट्राहेड्रल इसका शेप हो जाता है, टेट्राहेड्रल, जहाँ इसको हम शॉर्टकट में TD भी लिखा करते हैं, TD, टेट्राहेड्रल। तो अब एक बात और समझ लीजिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तो हमें तुरंत समझ लेना है कि वो उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली मिलते हैं, फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन में P के बाद तो D ऑर्बिटल होना नहीं है, क्योंकि उसमें सेकेंड सेल ही होता है और सेकेंड सेल में D होता नहीं, इसलिए D का इनकॉर्पोरेशन यहाँ होगा नहीं, D का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होगा नहीं। हमें अपने आप को कहाँ तक सीमित कर लेना है, P तक। तो sp3 तक हाइब्रिडाइजेशन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, ये समझना है। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बताया था मैंने। मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हमें जो सबसे सिंप्लीफाइड मेथड है, जिसकी ज़रूरत है हमें, हम वही सीखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ आपको सारे के सारे मेथड सिखाए भी जाएंगे। यहाँ बात करनी है कि जब कभी हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाने में ही कंट्रीब्यूट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं केवल वो, पाई बॉन्ड में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो हमें करना क्या है कि निकालना है हमें सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये कैलकुलेट करना है। अगर यह 4 आता है, सपोज कीजिए अगर यह 2 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp, अगर उसका सम 3 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp2, अगर उसका सम 4 आता है तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। जैसे सपोज कीजिए CH4 की ही बात करते हैं हम, तो CH4 मॉलिक्यूल में इसका स्ट्रक्चर तो सबको पता है, और पता है तो सब सिग्मा बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड है, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, बता दिया है ओवरलैपिंग मॉडल में। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, 4, और लोन पेयर, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों में से चारों तो खर्च हो चुका है, तो लोन पेयर बचा ही नहीं, 0। तो टोटल हो गया 4, इसका सम हो गया 4, इसका मतलब हाइब्रिडेशन इसमें sp3 होगा। तो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये साबित हो गया। ठीक वैसे ही अगर आपको C2H4 में निकालना है, C2H4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, तो देखिए C2H4 को अगर आप बनाने जानते हैं तो ऐसे बना लीजिए, ये जानना भी चाहिए। बॉन्डिंग जो है एक सिग्मा है और एक पाई है, तो देख लीजिए एक कार्बन से सिग्मा कितने जुड़े हुए हैं, 3 सिग्मा, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 3, सिग्मा बॉन्ड 3, और लोन पेयर तो फिर से 0। क्यों 0? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों इंगेज्ड, तो 0। तो यहाँ टोटल फिर से 3 हो गया, टोटल हो गया 3। तो 3 होने से इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। वैसे ही आप चाहते हैं C2H2 में हाइब्रिडेशन निकालना, तो C2H2 मॉलिक्यूल में
इसका शेप बना लीजिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दीजिए, 1 सिग्मा और 2 पाई, ये तो जानते हैं आप। तो देखिए एक कार्बन से सिग्मा बॉन्ड कितना जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 2 और लोन पेयर जो है वो हो गया 0 फिर से, तो टोटल हो गया 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, टोटल हो गया 2 तो हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ सब बात जो है एकदम से क्लियर है। सपोज कीजिए कि आपको निकालना है NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हम समझा दें, ये लोन पेयर है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 3, चूँकि 3 सराउंडिंग एटम है, और लोन पेयर हो गया 1, तो टोटल हो गया 4, इसका मतलब sp3। वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हैं H2O में, इस पर 2 लोन पेयर होता है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या फिर से हो गई 2 हाइड्रोजन है, और लोन पेयर की संख्या हो जाएगी 2, तो टोटल 4 का मतलब sp3। तो कुल मिलाकर ये हुआ। ये मेथड बड़ा आसान है, हालांकि इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फेल नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एकदम से ये फाइनल मेथड है जिसकी मदद से हम हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर समझना आपको ये है कि अगर कहीं हाइब्रिडेशन sp3 हुआ तो इसका मतलब है कि कार्बन के पास जो 3 p ऑर्बिटल्स थे, 3 p ऑर्बिटल्स, वो तीनों के तीनों हाइब्रिडेशन में भाग ले चुके हैं। और अगर यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 हुआ, इसका मतलब है कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में भाग लिया है। इसका मतलब हुआ कि एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लिया है, वह प्योर है, वह प्योर p ऑर्बिटल अभी भी उस कार्बन के पास है। अभी दिखाते हैं आपको। वैसे ही अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp आ गया, इसका मतलब है कि 3 p ऑर्बिटल में से एक p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडेशन में भाग लिया है, और 2 p ऑर्बिटल अभी भी है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्योर है। अब यूँ समझ लीजिए कि हाइब्रिडेशन का मतलब मिक्सिंग हुआ, तो मिक्सिंग होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बने वो इम्प्योर हुए, वो प्योर ऑर्बिटल नहीं हुए। जो प्योर ऑर्बिटल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो एकदम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रूप में रह गए उस कार्बन के पास। तो चलिए हम कुछ बॉन्डिंग आपको दिखा देते हैं हाइब्रिडेशन के बेसिस पर। तो एक सबसे ज़्यादा जो विवादास्पद बॉन्डिंग था वो था मीथेन में, जहाँ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमारा जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था एकदम से मैच नहीं करता था। तो जिसको दूर करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है ये हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन को अप्लाई करके हम मीथेन में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए मीथेन मॉलिक्यूल हुआ, कहीं भी अगर आपको कोई मॉलिक्यूल मिले वहाँ बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए आपको करना क्या है कि उसमें हाइब्रिडेशन निकाल लेना है। तो हाइब्रिडेशन आपको जस्ट अभी निकाल कर दिखाया था। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। sp3 का मतलब हुआ एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनका ओरिएंटेशन होगा टेट्राहेड्रल मेटल में 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे। तो ये टेट्राहेड्रल मैनर में सज गया ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब उनके साथ s ऑर्बिटल, देखिए s हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इस तरह से बॉन्डिंग हो गई। और इस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। और इस तरह से अब जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था हमारा, हमने उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया है। और वो एक्सप्लेनेशन किसके आधार पर है? हाइब्रिडेशन के आधार पर। बिना हाइब्रिडेशन के हम उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हम बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करें। जैसे मीथेन में हो गया, इथेन में बॉन्डिंग कैसे होती है, इथीन में कैसे होती है, एसिटिलीन में कैसे होती है, बेंजीन में कैसे होती है, विनाइल में कैसे होती है, एलाइल में कैसे होती है। ये सब बॉन्डिंग जो है वो कुछ हम लोग मॉलिक्यूल्स में देखेंगे। चूँकि उन सारे के सारे बॉन्डिंग को यहाँ एक्सप्लेन करने से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आपका डिमांड हमेशा होता रहता है कि वीडियो जो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कोशिश तो करता हूँ कि वीडियो छोटा ही हो, लेकिन अब एक लेक्चर है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरना है तो निश्चित रूप से वो लेक्चर बड़ा हो जाता है। तो खैर इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में बॉन्डिंग को केवल बॉन्डिंग ही दिखाएंगे कि कैसे मीथेन में, इथेन में, इथीन में, एसिटिलीन में, बेंजीन में हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो भी 15-20-25 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे और वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वही होगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है इन सारे के सारे एक्सप्लेनेशन में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप इसको लाइक देना ना भूलें, क्योंकि देखता हूँ कि व्यूज़ जो है वो 200-400 व्यूज़ हैं, लेकिन लाइक 50-40 ऐसे हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक बार उसको लाइक भी देना बनता है। और अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और अपने दोस्तों से तो निश्चित रूप से शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।